तो नमस्कार, स्वागत है आपका कान्हा कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेज मालपुरा पर। तो हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे राणा कुंभा को। राणा कुंभा को हमने 3 भागों में विभाजित किया। पहला युद्ध काल, दूसरा स्थापत्य कला का काल और तीसरा काल जो है वो है सांस्कृतिक विकास का काल। तो सांस्कृतिक विकास में बात करें, कुंभा स्वयं एक संगीतज्ञ थे। कुंभा स्वयं क्या थे? संगीतज्ञ। स्वयं संगीतज्ञ यानी संगीत का इन्हें अच्छा ज्ञान था। ये बहुत जैसे हरविलास शारदा ने इनके लिए कहा था वरिष्ठ विद्वान, बहुत विद्वान व्यक्ति थे कुंभा। कुंभा संगीत का अच्छा ज्ञान था और ये बजाया करते थे वीणा वाद्य यंत्र। वीणा वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र महाराणा कुंभा बजाया करते थे? तो कौन सा बजाते थे? वीणा वाद्य यंत्र। इनके संगीत गुरु थे सारंग व्यास। संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास। और इनके गुरु थे हीरानंद। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? हीरानंद। ये थे जैन आचार्य। संगीत गुरु को याद रखने का एक सीधा सा तरीका है, सारंगी क्या है? एक वाद्य यंत्र, उसी से क्या नाम निकला? सारंग। सारंग व्यास कौन थे? इनके संगीत गुरु। अब कुंभा स्वयं इतने विद्वान थे कि इन्होंने भी कई ग्रंथों की रचना कर दी। अब समस्या हमारे सामने यह आती है कि उन्हीं ग्रंथों में से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, तो हम उन्हें याद कैसे रखें? तो एक छोटी सी कोशिश है, एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगी यदि ट्रिक याद हो गई तो इनके प्रमुख जो ग्रंथ हैं उनकी ट्रिक क्या है? वो है दीपिका रत्न। दीपिका रत्न हरी रस्सी से कांच में संगीत सुर उत्पन्न कर देती है। यानी एक ट्रिक है ये। दीपिका रत्न एक महिला है, वो क्या करती है? हरी रस्सी के माध्यम से कांच में, यानी कांच का कोई गिलास ले लो, उसमें संगीत के सुर उत्पन्न कर देती है, यानी उसमें संगीत बजा लेती है। अब इसी ट्रिक में कुंभा के लगभग ग्रंथ आ गए। पहला है दीपिका, तो यह आ गया संगीत क्रम दीपिका। संगीत क्रम दीपिका। दूसरा आता है रत्न, तो आ गया संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर। तीसरा हरि, इससे हो गया हरिवर्तिका। हरिवर्तिका। चौथी आती है रस्सी, तो इससे हो गया रसिक प्रिया की टीका। रसिक प्रिया की टीका। पांचवा आता है कांच, तो कांच से तो हो गया कामराज रतिसार। कांच से क्या हो गया? कामराज रतिसार। और च से हो गया चंडी शतक टीका। क्या हो गया? चंडी शतक टीका। अब आता है संगीत। इस संगीत से 3 ग्रंथ निकलेंगे। 6 नंबर हो गया, ये 7वां नंबर। एक तो है संगीत राज। संगीत राज। 8वां आता है संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा। और 9वां आता है संगीत सुधा प्रबंध। क्या आता है? संगीत सुधा प्रबंध। 3 आ गए इससे। सु से आ गया सूड प्रबंध, 10वां नंबर है ये, सूड प्रबंध।
सूड प्रबंध। और कुंभा एक वाद्य यंत्र बजाया करता था, वीणा। वीणा क्या है? वाद्य यंत्र। तो इसने ग्रंथ क्या लिखा? वाद्य प्रबंध। वाद्य प्रबंध, यानी ये राणा कुंभा के प्रमुख ग्रंथ हैं। ट्रिक याद रखना, दीपिका रत्न हरी रस्सी से कांच में संगीत के सुर उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? संगीत के सुर। दीपिका से हो गया संगीत क्रम दीपिका, रत्न से हो गया संगीत रत्नाकर, हरि से हो गया हरिवर्तिका, रस्सी से हो गया रसिक प्रिया की टीका, जो किस पे डिपेंड है? गीत गोविंद पर। यानी किस पे लिखी हुई है? ये गीत गोविंद पर। कांच, का से आ गया कामराज रतिसार, च से आ गया चंडी शतक टीका। संगीत, संगीत से 3 निकलेंगे, संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत सुधा प्रबंध। सुर, सु से निकलेगा सूड प्रबंध। और एक जो वाद्य यंत्र वीणा बजाया करते थे राणा कुंभा, उससे निकलेगा क्या? वाद्य प्रबंध। ये हो गए राणा कुंभा के प्रमुख ग्रंथ जो इन्होंने लिखे। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे विशाल ग्रंथ। एक प्रश्न यहां से भी निकल के आता है कि कुंभा का सबसे विशाल ग्रंथ कौन सा है? तो नाम ही क्या है इसका? संगीत राज। ये है सबसे विशाल ग्रंथ, यानी सबसे बड़ा ग्रंथ। कितने कोषों में विभाजित है? 5 कोषों में विभाजित। कोष यानी खंड, 5 कोषों में विभाजित है। किस किस की जानकारी है? भाई जब विशाल होगा तो लगभग लगभग सारी जानकारी आ जाएगी। तो इसमें एक तो है नृत्य, वाद्य और संगीत की जानकारी। संगीत की जानकारी, यानी इसमें सभी की जानकारी है। ये हो गए राणा कुंभा के प्रमुख ग्रंथ। स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार इसका। अब हम बात करते हैं, राणा कुंभा इतना विद्वान स्वयं थे तो इन्होंने दरबार में कई दरबारियों को, कई विद्वानों को आश्रय दे रखा था। अब आश्रय दे रखा था तो उनकी बात करते हैं। उनमें प्रमुख है मंडन। कौन है? मंडन। मंडन कौन थे? ये कुंभा के प्रमुख वास्तुकार थे, यानी आर्किटेक्चर। प्रमुख का क्या थे? वास्तुकार। वास्तुकार। गुजरात के ब्राह्मण थे ये, खेता के पुत्र। गुजरात के ब्राह्मण थे, खेता उनके पुत्र थे मंडन। वास्तुकार थे। वास्तुकार मतलब भवन निर्माण का, निर्माण कार्य, पीडब्ल्यूडी का कार्य किनके पास था? इनके पास। नक्शा वगैरह सब यही पास करते थे। तो अब इन्होंने प्रमुख जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार, ये प्रश्न पूछा जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार का नाम क्या था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन हुए? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार। अब इतने महान वास्तुकार थे तो इनकी भी रचनाओं में से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के बारे में हम देखें। ग्रंथ कौन कौन से लिखे? कुंभलगढ़ दुर्ग के देखो पहली बात, वास्तुकार थे तो वास्तुकला से संबंधित ग्रंथ लिखेंगे। जैसे कुंभा संगीतकार थे तो संगीत से जुड़े ही ग्रंथ लिखे। तो इन्होंने क्या किया? वास्तुकार, वास्तु से संबंधित ग्रंथ लिखे। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग क्या है? एक राजभवन। तो पहला इन्होंने लिखा राजवल्लभ मंडल। पहला क्या? राज, अपन पढ़ेंगे पहले राजवल्लभ मंडन। राजवल्लभ मंडन में क्या है? राजभवन, जो किले वगैरह हैं, दुर्ग वगैरह हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। अब राजा किला बनाएगा तो उसमें मंदिर भी बनाएगा, और मंदिर में क्या मिलता है? प्रसाद। तो ये लिखे प्रसाद मंडन। प्रसाद मंडन। प्रसाद मंडन में किसकी जानकारी है? मंदिर निर्माण से संबंधित। अब मंदिर का तो निर्माण कर दिया, लेकिन मंदिर का निर्माण 2 स्टेप में होता है। पहले बिल्डिंग बनती है, उसके बाद उसमें मूर्ति स्थापना होती है, तब वो मंदिर कहलाता है। तो इन्होंने लिखा देव मूर्ति मंडन। ये तीसरा आ गया, देव मूर्ति मंडन। यानी इसमें किसका वर्णन है? जो मंदिर में मूर्तियां रखी जाती है उसका वर्णन है। देव मूर्ति मंडन। मूर्ति के मतलब कैसी, इसकी डिजाइन क्या होनी चाहिए, उसका
मुख किस तरफ होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस देवता की मूर्ति में कौन सी चीज किस भाग में होनी चाहिए, ये सारी चीजें किस में है, देव मूर्ति मंडन में। इसके अलावा अब वास्तु शास्त्र के ज्ञाता थे तो अंदर शकुन शास्त्र के भी ये ज्ञाता हुए, यानी कौन सा शकुन सही है कौन सा अपशकुन है, तो इन्होंने लिखा शकुन मंडन, शकुन मंडन। इसमें क्या जानकारी है, शकुन अपशकुन की जानकारी है। और वास्तु शास्त्र के ज्ञाता थे तो एक सीधा सा आता है वास्तु सार। क्या लिखा इन्होंने, वास्तु सार। इसके अलावा देखो एक इनका भाई था, यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, भाई का नाम था नापा और दूसरा इनका पुत्र था, पुत्र का नाम था गोविंद। यहां कंफ्यूज मत होना, पुत्र का नाम क्या था, गोविंद, भाई का नाम नापा था और पुत्र का नाम गोविंद था। नापा भी एक अच्छे वास्तु शास्त्री थे, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी वास्तु मंजरी। क्या लिखी, वास्तु मंजरी। ये तो हो गया मंडन के बारे में। अब अगले विद्वान हैं, दो विद्वानों का नाम तो आपने पहले सुना ही होगा, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। अत्रि भट्ट और महेश भट्ट, महेश भट्ट। अत्रि भट्ट के ही पुत्र कौन है, महेश भट्ट। अत्रि भट्ट ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचना की थी और उसे प्रारंभ किया था, और अत्रि भट्ट की मृत्यु के बाद किसने समाप्त किया, महेश भट्ट ने। इसके अलावा एक विद्वान आते हैं कान्हड़ व्यास, कान्हड़ व्यास। कान्हड़ व्यास क्या थे, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा एक लिंग महात्म्य, एक लिंग महात्म्य। एक लिंग महात्म्य का प्रथम भाग राणा कुंभा ने स्वयं लिखा था, प्रथम भाग राणा कुंभा ने स्वयं लिखा, स्वयं लिखा। प्रथम भाग किसने लिखा, राणा कुंभा ने, और उसका नाम क्या है, प्रथम भाग का राजवर्णन, राजवर्णन। अब एक लिंग महात्म्य से आपको यह लग रहा होगा कि ये शंकर भगवान के लिए लिखा गया, इसमें शंकर भगवान यानी एक लिंग जी की स्तुतियां वगैरह होगी, ऐसा नहीं है। इसमें है गुहिल वंश की वंशावली। क्या है ये, गुहिल वंशावली, यानी गुहिल वंशावली किसे कहते हैं, जो जिसमें आपके वंश का पूरा वर्णन हो। राजस्थान में कौन कौन सी जातियां वंशावली लेखन का काम करती है, बड़वा और भाट। आरएस के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो गुहिल वंशावली का वर्णन किसमें है, एकलिंग महात्म्य में। इसके अलावा कान्हड़ व्यास ने वेतन लेकर, क्या लेकर, वेतन लेकर एक लिंग महात्म्य का, एक लिंग महात्म्य की रचना की थी। ये ध्यान रखना, रचना की थी। ये हो गए इनके प्रमुख दरबारी। अब हम बात करें राणा कुंभा के उपनामों की। देखो उपनाम बहुत सारे हैं इनके, इतने महान शासक हुए, महान विद्वान हुए, महान राजनीतिज्ञ हुए और महान निर्माता हुए, तो उपनाम भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो उपनाम, उपनाम की हमें प्रमुख रूप से जानकारी मिलती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और इसी के साथ चित्तौड़ के किले में है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इन दोनों से हमें राणा कुंभा के उपनामों की क्या मिलती है, जानकारी। देखो प्रशस्ति होती है पत्थरों की शिलाओं पर जो इतिहास लिखा जाता है, उसको हम शिलालेख या प्रशस्ति बोलते हैं। अब इसके अंदर राणा कुंभा उस समय के सभी राजाओं में श्रेष्ठ राजा थे, तो पहली उपाधि तो हो गई महाराजाधिराज, महाराजा भी राज।
उपाधि है ये। मेवाड़ के शासक, कभी भी उन्होंने स्वयं को राजा नहीं माना। राजा कौन हुए मेवाड़ के? एकलिंग जी। तो इनके नाम के आगे क्या लगता था? महाराणा। क्या लगता था? इतना महान काम किया, नाम क्या हो गया? महाराणा। अब ये संगीत के अच्छे ज्ञाता थे, तो इनका नाम हुआ अभिनव भट्टाचार्य। तीसरी उपाधि क्या मिली? अभिनव भट्टाचार्य। लगभग 32 दुर्ग इन्होंने बनवाए वीर विनोद के हिसाब से। पहाड़ी दुर्ग बनवाए। तो पहाड़ी दुर्गों का स्वामी किसे कहा जाता है? पहाड़ी दुर्गों का स्वामी इसलिए कहलाए ये हाल गुरु। हाल गुरु मतलब है पर्वतीय दुर्गों का स्वामी। दुर्गों का स्वामी क्या कहलाए? हाल गुरु। इतने युद्ध इन्होंने लड़े, तो युद्ध कला में निपुण थे, इसलिए क्या कहलाए? सेल गुरु। सेल गुरु। युद्ध कला में निपुण, ये ध्यान रखना, युद्ध कला में निपुण होने के कारण क्या कहलाए? ये सेल गुरु। इसके अलावा पहले क्या था? अब आज के राफेल जैसे तो कोई विमान थे नहीं, पहले घोड़े पे बैठ के युद्ध लड़ा जाता था। तो अच्छे घुड़सवार होने के कारण कहलाए अश्वपति। अश्वपति। अब राफेल तो था नहीं जो राफेल गुरु कह दे, क्या कहलाए? अश्वपति। इसके अलावा मिलता है गजपति। गजपति। अब इतने महान शासक हुए तो दान भी खूब किया, तो क्या कहलाए ये? दान गुरु। दान गुरु। क्या कहलाए? दान गुरु। इसके अलावा इतनी सारी विद्याओं के अंदर ये निपुण थे, सभी विद्याओं में क्या थे? ये निपुण थे, तो क्या कहलाए? परम गुरु। परम गुरु। देखो इनके पीछे का कारण ध्यान रख लेना, उपाधियां अपने आप याद हो जाएगी। महाराजाधिराज महान शासक थे। महाराणा, राजा स्वयं को मानते ही नहीं थे तो राणा लगा दिया। अभिनव भट्टाचार्य संगीत के ज्ञाता थे। हाल गुरु पर्वतीय दुर्गों का स्वामी हो गया। शैल गुरु युद्ध में निपुण। अश्वपति घुड़सवार। गजपति दान गुरु दान देने में निपुण। परम गुरु। इसके अलावा आता है राणो रासो। राणो रासो क्यों कहा गया? विद्वानों के आश्रयदाता। विद्वानों के आश्रय दाता, यानी इनके समय में विभिन्न विद्वान देश के विभिन्न कोनों से मेवाड़ में आते रहे और मेवाड़ के विद्वान भी विभिन्न कोनों में जाते रहे। जो प्रमुख विद्वान थे, कई विद्वानों को इन्होंने स्वयं आश्रय दिया। तो क्या कहा गया? राणो रासो। ये हो गई इनकी प्रमुख उपाधियां। एक उपाधि और है इनकी, हिंदू सुल्तान। क्या कहा जाता है इनको? हिंदू सुल्तान। ये किसने कहा? आसपास के मुस्लिम शासकों ने, क्योंकि उस समय सब प्रबल प्रतापी हिंदू शासक ये थे। तो क्या कहा गया इन्हें? हिंदू सुल्तान। ये हो गए इनके उपनाम। अब उपनामों के बाद हम बात करेंगे, इनकी एक पुत्री थी रमाबाई। पुत्री का नाम क्या था? रमाबाई। अब पिता इतने विद्वान है तो पुत्री भी विद्वान ही होगी। पुत्री थी रमाबाई। रमाबाई भी संगीत में विद्वान थी। क्या थी? संगीतज्ञ। अब रमाबाई का विवाह हुआ था मंडलीक चतुर्थ। मंडलीक चतुर्थ। ये कहां का शासक था? जूनागढ़ गुजरात। कहां का था? जूनागढ़ गुजरात का शासक था। यादव वंश का था ये। इससे रमाबाई का विवाह हुआ। लेकिन यहां पर एक समस्या क्या हुई? मालवा का शासक था महमूद शाह बेगड़ा। मालवा का शासक कौन था? महमूद शाह बेगड़ा। इसने आक्रमण किया किस पर? जूनागढ़ पर, और मंडलीक को इस्लाम स्वीकार करा दिया। इस्लाम स्वीकार करा दिया। इससे रमाबाई नाराज हो गई, और रमाबाई नाराज होके कहां पर पहुंच गई? वापस मेवाड़। यानी वापस कहां आ गई ये? मेवाड़।
और मेवाड़ में जहां पर आके रुकी वो वर्तमान जगह है जावर उदयपुर। जावर उदयपुर। इसका तत्कालीन नाम था योगिनी पट्टन। तत्कालीन नाम क्या था? योगिनी पट्टन। यहां पर ये आके रुकी। यहां पर इन्होंने दो कार्य करवाए। एक तो इन्होंने निर्माण करवाया रमा कुंड का, रमा कुंड, और दूसरा मंदिर बनवाया रमा स्वामी मंदिर। रमा स्वामी मंदिर। रमा स्वामी मंदिर मूलतः है विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जिसके पीछे ईश्वर लग जाए ना वो तो है शंकर भगवान, और जिसके पीछे स्वामी लग जाए ना वो है विष्णु भगवान। यानी कुंभ स्वामी मंदिर या जिसके पीछे स्वामी लगा हो, लगभग मंदिर आपको किसके मिलेंगे? विष्णु भगवान के। और ईश्वर योगेश्वर यानी योग के ईश्वर, थानेश्वर थाने के ईश्वर, जलेश्वर जल के ईश्वर। ईश्वर यदि मिल जाए तो वो मंदिर किसका होता है? शंकर भगवान का। दो चीजों का इन्होंने निर्माण करवाया, एक तो रमा कुंड, दूसरा रमा स्वामी मंदिर यानी विष्णु मंदिर। और इसका जो शिल्पकार या वास्तुकार था वो था ईश्वर। शिल्पकार कौन था? ईश्वर। और ये ईश्वर कौन था? मंडन का पुत्र। मंडन का पुत्र, यानी मंडन के दो पुत्र थे, गोविंद और ईश्वर। तो ये हो गए हमारे राणा कुंभा। राणा कुंभा का सांस्कृतिक विकास। एक बार में से समझ में आ जाएगा, नहीं आए तो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, क्योंकि इस पार्ट से जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो जल्दी से सही नहीं हो पाते। तो उस ट्रिक को एक बार ढंग से समझ लेना कि राणा कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे।